हेलो फ्रेंड्स। आज का आर्टिकल है अ प्लान टू रिवाइव अ ब्रोकन इकोनॉमी। तो आज हम इस पे बात करेंगे और इसमें जो हमको बात करनी है वो ये है कि जो गवर्नमेंट को इमीडिएटली क्या स्टेप लेने चाहिए ताकि वो जो हमारी इकोनॉमी है उसको रिवाइव कर सके और जो लोगों की लाइवलीहुड है उसको भी सपोर्ट कर सके। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आप जानते होंगे कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन 4.0 को अनाउंस किया है। और इसमें क्या है कि इसमें थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी की छूट भी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जैसे पहले होते थे वैसे नहीं है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी की छूट भी दी जाएगी। लेकिन इसमें भी क्या है कि इसमें भी जो लार्ज नंबर ऑफ वर्किंग पीपल्स हैं उनको एक रेगुलर इनकम नहीं मिल पाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने पीएम जी ने हमारे एक पैकेज 20 लाख करोड़ का अनाउंस किया है, जिसमें कि 6 लाख करोड़ जो है 6 लाख करोड़ वो ऑलरेडी बैंक्स को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स को दे चुके हैं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। अब इसके बाद फिर आती है बात फाइनेंस मिनिस्टर की। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कुछ कहा है कि हाँ ये सब एमएसएमई के लिए उन्होंने कुछ स्टेप उठाए हैं और पब्लिक स्पेंडिंग के लिए उन्होंने कुछ फर्दर स्टेप उठाए हैं। तो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए और उससे फर्दर उसका कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए इन्होंने भी कुछ स्टेप उठाए हैं। तो बेसिकली हमको इस आर्टिकल के अंतर्गत जो जान बात करनी है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए और लोगों की लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए। तो इसी के अंदर कुछ सजेशंस दिए गए हैं, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला सजेशन है फूड एंड कैश ट्रांसफ़र। तो सबसे पहला सबसे ज़रूरी ये है कि जो इनकमलेस लोग हो गए हैं, जिनके पास इनकम नहीं है लॉकडाउन की वजह से, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, अब काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनके पास कोई इनकम नहीं है, तो इनकम नहीं है तो इनको खाना तो चाहिए। तो इनके लिए एक स्टेप उठाया गया है कि फूड एंड कैश ट्रांसफ़र। तो फूड एंड कैश ट्रांसफ़र किस तरह से होना है, तो इन्होंने कहा है कि सभी हाउस होल्ड को, एवरी हाउस होल्ड को हम लोग 7,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स के लिए देंगे, और सभी इंडिविजुअल्स को हम लोग 10 kg ऑफ फ्री फूड गेन्स पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए दे दें। ठीक है। और इन सब का जो भी टोटल कॉस्ट आएगा वो नियर अबाउट हमारी जीडीपी के 3% के बराबर रहेगा। और ये सब चीज़ें हमारे लिए ईजी भी हैं करने के लिए, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे रीजंस हैं। जैसा कि पहला रीज़न है कि हमारे पास प्लेंटी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूड ग्रेन अवेलेबल है। जैसा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 77 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और अभी भी हमने 40 मिलियन टन्स ऑफ रबी क्रॉप्स का प्रोक्योरमेंट किया है। और साथ ही साथ जब हमारा लॉकडाउन, और उसका सेकेंड स्टेप इन्होंने बताया है कि जो हमारा लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस के कारण जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कम है, तो जिससे कि जो नॉर्मल टाइम में जो डिमांड होती है उतनी डिमांड हमारे पास अभी नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि ये कहते हैं जो अगर हम कैश ट्रांसफ़र करते भी हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, जो हमारी करंट डिमांड है बस उसी को बनाए रखेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई नई करंट डिमांड को लाके क्रिएट करेगा, कोई करंट नई नई डिमांड को क्रिएट नहीं करेगा, वो जो पुरानी हमारी डिमांड है उसी को कंटिन्यू करेगा। जैसा कि हमको अपने मकान मालिक को रेंट देना है, ठीक है ना, तो इसके लिए भी जो हम देंगे वो हमारा पहले से ही डिमांड था जो चला आ रहा था। ऐसा नहीं कि वो नई नई कोई डिमांड नहीं क्रिएट हुई है, ठीक है। और फिर फोर्थ पीरियड में जैसे हाँ, और ये है कि जैसे जैसे हमारा नॉर्मल सी पीरियड बढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि आउटपुट भी हमारा धीरे धीरे इंक्रीज़ करता जाएगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी रिज्यूम करने लगेंगी। इस वजह से हमारी जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ करेगा, तो वो उसको कोप अप कर लेगा। और फाइनली इन्होंने कहा है कि अगर हम लोग गरीबों के हाथ में पैसा देते हैं तो ये इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टिमुलस होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, एक इफेक्टिव डिमांड को पैदा करेगा, और जो लोकल मार्केट में इफेक्टिव डिमांड को पैदा करेगा, इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी जो है वो रिवाइव करेगी। तो इसलिए सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट इसने स्टेप बताया है कि फूड एंड कैश ट्रांसफ़र मस्ट कमांड द हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अब करते हैं हम लोग अब दूसरी चीज़ करते हैं कि हाँ, अब तो क्या हुआ कि कुछ लोग तो गांव से भी होंगे, गांव का क्या हिसाब किताब होगा, रूरल एरिया में हम क्या करेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारा मनरेगा है उसको हमको रिवैम्प करना है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टाइम। ठीक है, उसको हमको करना है, क्योंकि देखिए अभी हुआ क्या है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं शहरों से गांव की तरफ, तो वो उन्होंने इतना कुछ झेला है कि वो दोबारा कई सालों तक या कई महीनों तक अब दोबारा अपना वहाँ शहर जाना पसंद नहीं करेंगे और ना ही जाना चाहेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि इसके लिए हमको जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमको उनके गांव में ही अवेलेबल करानी है। तो उनको गांव में अवेलेबल हम किसके थ्रू करा सकते हैं, तो हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है उसके थ्रू हम लोग इनको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध करा सकते हैं।
तो इसको क्या करना होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा रिवैम्प करना होगा इसका जो वेज एरिया, हाँ, और साथ ही साथ जितना भी हमारा एरियर बचा हुआ है वेज का उसमें मनरेगा में, उसको भी साथ ही साथ रिलीज़ करना पड़ेगा, ताकि उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो डिमांड बनेगा, और डिमांड बनेगा तो हमारी इकोनॉमी बूस्टअप करेगी। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं कि दोस्तों कि हाँ, और जो हाँ इसमें से कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, जैसा कि इसमें जो 100 डे का लिमिट है उसको इम्प्रूव करना है, तो उसको बढ़ा देना है। तो हमको कोई लिमिट नहीं रखनी है, हमको छोड़ देना है कि हाँ कोई लिमिट ना हो। और दूसरी चीज़ है कि इसमें हाँ, और इसमें जो है कि जो वर्क अभी तक हम लोग करते थे इसके मनरेगा के अंदर, वो ज़्यादातर क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क होता था। लेकिन अब इन्होंने कहा था कि रूरल एंटरप्राइजेज और जो केयर एक्टिविटीज़ हैं, केयर एक्टिविटीज़ मतलब यहाँ पे लोकल जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं इसके, तो इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको भी हम लोग मनरेगा के काम के अंदर हम लोग सम्मिलित कर लें, एसिमुलेट कर लें, एकोमोडेट कर लें। ठीक है। तो अब ये एग्जांपल दे रहा है कि हाँ इसी तरह से एक कि, और ये जो मनरेगा का जो वेज बिल है वो रूरल एंटरप्राइजेस का, वो अभी कौन स्टार्ट करे, वो पंचायत उसको फुलफ़िल करे, उसके जो भी वेज बिल्स हैं उसके रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है ना। और जैसे ही जैसे सिचुएशन सही सही होगी, जैसे जैसे ये सारी चीज़ें जो रूरल एंटरप्राइजेस अपने पैरों पे खड़ी दोबारा होने लगेंगी, फिर क्या है कि इनको इंडिपेंडेंट कर देंगे। तो ऐसा ही एक मॉडल अपनाया था चाइना ने, जिसको कहा जाता है चाइना टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस। तो सेम यही बात हुई थी। तो पब्लिक बैंक्स क्या, और हाँ जो पब्लिक बैंक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इन पंचायतों को, इन पंचायत ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करें, और ताकि वो समय के साथ अपने आप को इम्प्रूव कर सके, अपने आप को स्टेबल कर सके। और दूसरी चीज़ जो दोस्तों इन्होंने कही है कि वो ये कहा है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, जो इस समय ग्लोबलाइजेशन के टाइम में जो अनसस्टेनेबिलिटी बनी हुई है, तो इससे क्या है, इस समय क्या है कि जो जो प्रॉपर ग्रोथ होगा इंडिया का, जो आने वाले दिनों में जो इंडिया का ग्रोथ होगा वो किसके थ्रू होगा, वो हमारा होम मार्केट किस तरह से सस्टेन कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमको अपने होम मार्केट को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो लेकिन हाँ, हमारे होम मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है, एग्रीकल्चर ग्रोथ, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन है। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ को हमको बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अगर हमको होम मार्केट को बूस्टअप करना है तो। और उसके बाद क्या है कि अभी तक जो हम लोग वेजेस देते थे वो लैंड डेवलपमेंट और फार्म वर्क के लिए देते थे। इसमें अब क्या करना है कि जो मनरेगा के अंदर जो पेमेंट है वो लैंड डेवलपमेंट और फार्म वर्क, स्मॉल और मीडियम फार्मर्स को भी दिए जाएँ। इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोक्योरमेंट प्राइजेस, सब्सिडाइज इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, अदर इनपुट सब्सिडीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनयूज्ड लैंड विद प्लांटेशन, इस टाइप के स्टेप उठा करके ये क्या करे, ये रूरल इकोनॉमी को रोबस्ट करने की कोशिश करे। इससे कि जब एग्रीकल्चरल ग्रोथ होगा तो रूरल एंटरप्राइज बढ़ेंगे, रूरल एंटरप्राइज करेंगे तो मार्केट में डिमांड होगी प्रोडक्ट्स के लिए, जब प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो इनपुट इनपुट के लिए भी डिमांड होगी। तो इस तरह से क्या होगा, एक पूरा होल साइकिल सप्लाई चेन मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा, जिससे हमारा और इससे एक सब्सटेंशियल लेवल पर रूरल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अर्बन, फिर इसके बाद हमको जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो लेना है कि अभी तो हमने रूरल एरिया देख लिया, अब हमको देखना है कि अर्बन एरिया में क्या करें। रूरल एरिया को तो हमने सोच लिया कि हाँ उनको मनरेगा के थ्रू डेवलप कर देंगे और इस तरह से कुछ स्टेप्स आगे कर देंगे। अब हमको अर्बन में क्या करना चाहिए, इसने इसके बारे में भी बताया है, यहाँ पे सजेशंस कुछ दिए हैं कि जैसे कि हाँ, जैसे कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, तो सबसे ज़्यादा इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है हमको अर्बन एरिया में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। और जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं जो शहरों में रह रहे हैं उनको ये एम्प्लॉयमेंट, जो अभी भी शहरों में रह रहे हैं और वो घर नहीं जा पाएंगे घर, तो इनको एम्प्लॉयमेंट और इनकम प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो जिससे जो इनके पास कैश की सर्कुलेशन उनके पास बना रहे और वो डिमांड में अपना रोल प्ले कर सकें। और इन दोनों प्रॉब्लम से निकलने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एक हमको, जैसे हम लोग नरेगा प्रोग्राम शुरू किया है उसी तरह से हमको अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम भी शुरू करना चाहिए, ताकि जो अर्बन अनएम्प्लॉयड लोग हैं, इंक्लूडिंग जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको कुछ काम मिल सके, कुछ इनकम हो सके उनकी। और इसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको देनी चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज़ को, कि इसका चार्ज ले और इसको रिवैम्प करके हमारे यहाँ कुछ इकोनॉमिक स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस को डेवलप करने में हेल्प करे। अब देखिए हाँ, कि मतलब किस टाइप के वर्क का इसमें हम लोग रखें, कि किस टाइप के वर्क को इसमें परमिशन होनी चाहिए किस तरह से करने के लिए। तो सबसे पहला है कि एमएसएमई से जुड़ा जो भी वर्क है सबको परमिशन देनी चाहिए, ताकि हमारी लेबर सप्लाई बनी रहे और उनका वेज बिल भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय इसका वेज बिल भी इनको मिल जाए। वेज बिल मतलब उनका इनकम उनको मिलता रहे, और इसका जो खर्च है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा उठाना चाहिए यहाँ पे, ताकि
ये एक रोबस्ट सिस्टम डेवलप हो सके रोबस्ट सिस्टम की तरफ से। और हाँ, इसमें हम लोग को केयर वर्क भी इम्प्रूव करना चाहिए, किसके, ओल्ड, डिसेबल्ड, एलिंग पर्सनस के लिए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए, और पब्लिक सर्विस जो स्लम्स में करेंगे, ये सारी एक्टिविटीज़ को इसमें इंक्लूड करना चाहिए, जो परमिसिबल वर्क होने चाहिए इस अर्बन। जब हम अर्बन को फोकस कर रहे हैं तो दोस्तों, जब तक हम लोग स्लम को फोकस नहीं करेंगे, उसमें पब्लिक सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अर्बनाइजेशन का जो स्लम के एरिया में रहते हैं डवेलिंग पीपल्स हैं, उनके लिए जब तक वो नहीं रहेंगे सही, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो फिर हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के जो क्या कहें, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स का जो मोटिव होता है उसके अगेंस्ट है, क्योंकि इसमें लेबर लॉज को ईज़ करने की बात की गई है। और लेकिन हाँ, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के टाइम पे, लॉकडाउन के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, हमें लेबर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि लेबर लॉस को और ज़्यादा वो करना चाहिए, नहीं तो उनको एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो जब उनके हाथ में पैसा नहीं आएगा तो वो किस तरह से इकोनॉमी में अपनी डिमांड को जनरेट करेंगे। और फिर दोस्तों इसके बाद है हमारा केयर इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं केयर इकोनॉमी की। तो केयर इकोनॉमी से हम लोग क्या समझते हैं, केयर इकोनॉमी से एक्चुअल में मतलब है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का, कि हम, क्योंकि इस समय जो पेंडेमिक हो रहा है, इस समय अगर हम लोग अपने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पर फोकस नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं होना, तो हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे अपने लेवल से। तो लेकिन हाँ, अब ये देखिए जो हेल्थ केयर सिस्टम में है, ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज का सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि इसमें देखिए किसी के जब जो जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं करा पाएगा अगर इसका प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, तो इसलिए इसका भी रोल किसको प्ले करना चाहिए, इसका भी रोल गवर्नमेंट को प्ले करना चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन और हेल्थ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ही हाई लेवल पर होना चाहिए, और दोनों लेवल पे, सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ इंस्टीट्यूशन दोनों पे होना चाहिए, अर्बन और रूरल पुअर दोनों के लिए, अर्बन पुअर के लिए भी और रूरल पुअर के लिए, अर्बन पुअर के लिए भी और रूरल पुअर के लिए भी होना चाहिए। साथ ही साथ प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके भी होना चाहिए। तो हमको ओवरऑल ये कहना है कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करना है। और साथ ही साथ है केयर इकोनॉमी में क्या होता है, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या आशा वर्कर्स हैं, उनको उनको जो वो बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन उनका जो ड्यू रिस्पेक्ट है उनको नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को भी इम्प्रूव करना चाहिए, और उनके जो भी डिमांड है उनको फुलफ़िल करना चाहिए, और उनको उनके सैलरी को भी इंक्रीज़ करना चाहिए, ताकि ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को और इम्प्रूवमेंट में हेल्प कर सकें। ठीक है, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर जी ने जो भी पैकेज अनाउंस किया है, उसमें ये आसानी से किया जा सकता है। और साथ ही साथ क्या करना है कि हमको थोड़ा बहुत मनी की प्रिंटिंग के भी हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन हाँ, मीडियम टर्म के लिए हमको पब्लिक रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना ही मेन वो होना चाहिए। शॉर्ट टर्म मेजर हो सकता है कि हम मनी को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन मीडियम टर्म के लिए हमको पब्लिक रेवेन्यूज़ के जो स्कोप है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और रियल सोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा, हम टैक्सेशन के थ्रू, अदर के थ्रू। ठीक है, तो वरना ये हमारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा फिर से, क्योंकि हम अगर केवल हम मनी को प्रिंट ही करते रहेंगे और हमारे पास कोई रियल डिमांड नहीं हुई तो। ठीक है, और फिर इन्होंने एक ये भी बताई है कि हाँ, एक वेल्थ और इनहेरिटेंस टैक्सेशन भी लाना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि जो लोकल कंपनीज़ हैं या फिर जो भी हाँ, जो भी इनमें, हाँ, तो 2% वेल्थ टैक्स टॉप 1% ऑफ पॉपुलेशन पर लगाना चाहिए। जिनकी इनकम टॉप 1% ऑफ पॉपुलेशन में आती है उनके ऊपर 2% वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए, और साथ ही साथ 33% ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स को लगाना चाहिए, ताकि जो इनइक्वलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके इस टाइम पे। और इससे क्या होगा, इससे जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो 10% ऑफ जीडीपी इम्प्रूव हो सकता है हमारा, अगर हम ये करते हैं तो। और साथ ही साथ हमारा जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, जिसका भी हम पोजीशन कर रहे हैं IMF में, जिससे कि अमेरिका के साथ मिल करके, तो उसको भी हमको स्पेशल ड्राइंग राइट्स को भी अपने एडिशनल एक्सटर्नल रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए, उसको भी हमको लाने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम अगर हम ये सब कर लेते हैं तो हमारा जो तो हम अपना जो 5 यूनिवर्सल जस्टिफाइबल और फंडामेंटल इकोनॉमिक राइट्स है उसको फुलफिल करने के लिए फुलफिल कर सकते हैं। जैसा कि है 5 यूनिवर्सल जस्टिफाइबल या जस्टिएबल फंडामेंटल इकोनॉमिक राइट्स क्या हैं। सबसे पहला है तो राइट टू फूड, दूसरा है राइट टू एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है राइट टू फ्री पब्लिक हेल्थ केयर, चौथा है राइट टू फ्री पब्लिक एजुकेशन, और जो पांचवा है वो राइट टू अ लिविंग ओल्ड एज पेंशन एंड डिसएबिलिटी बेनिफिट। तो ये पांचवा हो गया। तो क्योंकि
जब हमारी इकनॉमी टूट रही है, जब हमारी इस समय कोलैप्स कर रही है, तो इस समय जब हम इम्प्रूव करेंगे तो जो हमारा डिसएडवांटेज सेक्शन है, डिसएडवांटेज सिटीजन है, उसकी भी डिग्निटी के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तो ओवरऑल पूरा आर्टिकल इसी के बारे में था कि किस तरह से हम अपने आप को एक इकनॉमी को रिवाइव करेंगे और अपनी लाइवलीहुड को बचाएंगे। तो ये कुछ मेथड्स है, जैसे फूड एंड कैश ट्रांसफर्स फर्स्ट, और मनरेगा को रिवैम्प करना चाहिए, अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, और अर्बन में भी कुछ अर्बन एरिया। और इसी के साथ हमारा ये आर्टिकल ख़त्म होता है दोस्तों, और मिलते हैं आपसे अगले आर्टिकल में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।